2013 में मोदी जी ने क्लिप में कहा था, रुपया इतनी तेजी से नहीं गिर सकता है जब तक दिल्ली में बैठे लोग ईमानदार हैं। वो बात सच थी और सच में सही भी थी। 2014 में वो खुद पीएम बने, उस दिन डॉलर 58.63 था। आज 1 अप्रैल 2026 है, 95 के पास है। न्यू रिकॉर्ड लो कह सकते हैं। 12 साल CAGR से हर साल लगभग 4 से 5% की गिरावट, और सिर्फ इस फिस्कल ईयर में देख लो तो 10% से ज्यादा की गिरावट। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात कि रुपया किसी एक सरकार की वजह से नहीं गिरता है। 1947 से गिरता है, कांग्रेस की सरकार में भी, बीजेपी की सरकार में भी, कोई अलायंस की सरकार आई। तो ये पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में स्टार्ट हो जाएंगे। समझिए ये प्योर इकोनॉमिक्स है और सिंपल इक्वेशन है डिमांड वर्सेस सप्लाई का, जो कोई बोलता नहीं है, बस व्यू लेने के लिए जिनको जिस पार्टी को ब्लेम करना हो वो उसके पीछे चले जाते हैं। और हर पार्टी सत्ता में आने के लिए दूसरे पार्टी को ब्लेम करती है। कांग्रेस को सत्ता में आना है वो बीजेपी को ब्लेम करेगी, बीजेपी को आना है वो कांग्रेस को ब्लेम करेगी। पब्लिक को चूंकि इकोनॉमिक्स पता नहीं है तो वो क्या करती है, जिसको अंधभक्ति से मानती है उसको लगता है वो सही कर रही है। तो देखिए, रुपए की डिमांड कब आती है? जब दुनिया इंडिया से कुछ खरीदे, यानी हमारे एक्सपोर्ट हो, तब डॉलर आता है, रुपया खरीदा जाता है। रुपए की सप्लाई कब आती है या बढ़ती है? जब हम बाहर से ज्यादा खरीदते हैं, यानी इंपोर्ट, तब रुपया मार्केट में डंप होता है। और हम क्या है? हम नेट इंपोर्टर कंट्री है। हम एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, कोल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, दाल हो, गोल्ड हो, वेजिटेबल ऑयल हो, सब बाहर से आता है। तो रुपए की डिमांड हमेशा कम रहती है। अब इसमें क्या हुआ, 2025 में और 26 में मिला लो या फाइनेंशियल ईयर पकड़ लो, 3 बम एक साथ फटे जो कभी नहीं फटे। शुरुआत करते हैं ट्रंप के टैरिफ से, जब इंडिया पे 50% टैरिफ ठोक दिया। नतीजा, यूएस को हमारा एक्सपोर्ट मई में था $8.8 बिलियन का, सितंबर तक गिरकर हो गया $5.5 बिलियन, यानी 37.5% का क्रैश तो एक झटके में आ गया। एक्सपोर्ट ऐसे ही कम करते हैं, एक्सपोर्ट और कम हो गया तो रुपए की क्या हो गई, डिमांड कम, रुपया और गिरा वर्ड यूज कर रहा। उसके बाद आता है कि भैया टैरिफ वॉर खत्म हुआ ही नहीं था, अब ट्रंप ने ईरान पर अटैक कर दिया 1 मार्च 2026 के पास में, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से। ईरान ने कहा ठीक है तुम करो, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देते हैं। उसने बंद कर दिया। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, तो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी कॉरिडोर है। हर रोज 20 मिलियन बैरल तेल यहां से गुजरता है। ग्लोबल जो सप्लाई है ना तेल का, उसका 20%, और इंडिया का 80-85% क्रूड ऑयल यहीं से आता है और 90% के करीब LPG यहीं से आता है। अब समझना, जब ये बंद हुआ ना तो वो ब्रेंट क्रूड $60 के पास था, अब $120 पर बैरल के पास पहुंच गया। अब मुझे बताओ कि जब चीजें इस तरीके से महंगी होंगी और हम सिर्फ इंपोर्ट करेंगे तो करेंसी कहीं से बचेगी क्या? और इंडिया के लिए हर $10 ऑयल का प्राइस बढ़ने का मतलब है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 0.4 से 0.5% GDP से बढ़ता है। यानी अगर ऑयल $120 पे रहे तो जो डेफिसिट है 3% GDP के करीब, यानी कहीं से अच्छा नहीं, खराब और बहुत ही ज्यादा खराब। LPG सिलेंडर महंगे हो गए। एयरलाइंस ने क्या की, UAE, सऊदी, कतर की फ्लाइट कैंसिल की। एयरलाइंस को 875 करोड़ का रोजाना नुकसान। ये सब करते कराते रुपया कमजोर 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 और 95 पर पहुंच गया। अब तीसरा बम फूटा, विदेशी इन्वेस्टर बेच रहे थे और 2026 में और दबा के बेचा। 1.27 लाख करोड़ का माल बेचा। सिर्फ मार्च 2026 की बात करें तो 1.14 लाख करोड़, और ये इंडिया के इक्विटी मार्केट हिस्ट्री का सबसे बड़ा मंथली आउटफ्लो। अक्टूबर 2024 में एक रिकॉर्ड बना था 94,000 करोड़ का पैसा निकालने का, वो भी टूट गया। रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। तो अब निकल क्यों रहा है? वही वॉर की कहानी, वॉर से ऑयल महंगे की कहानी, इंडिया ग्रोथ के स्लो डाउन की कहानी, महंगाई की कहानी, रिस्क ऑफ का सेंटीमेंट। और कभी भी FII के करते हैं
कि उनको जहां रिस्क लगे वहां से पैसा निकाल लेते हैं। इस कंडीशन में पैसा निकल गया। जब एफआईआई बेचते हैं तो रुपया मार्केट में डंप होता है, सप्लाई बढ़ती है, रुपया गिरता है। ये बात अलग है कि डीआईआई ने माल खरीदा, जो हमने एसआईपी लगाई थी उससे खरीदा, मार्केट को गिरने से बचाया, ये अलग बात है। अब कहोगे अरे गिरने से बचाया कैसे, बोल दिया, मार्केट तो गिर रहा है। हाँ भाई गिर रहा है, लेकिन आप नए वाले ट्रेडर या इन्वेस्टर हो, थोड़ा सा चले जाओ हिस्ट्री में और कोविड से पीछे, तो ये सब कहानी हुई होती ना, तो अभी जितनी गिरावट देख रही है इसकी डबल गिरावट देखते, ताश के पत्तों की तरफ बिखरा हुआ मार्केट नजर आता। ये तो बहुत भगवान का शुक्रिया है कि कोविड के बाद रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आए, जो आप इतनी ही गिरावट देख रहे हो, वरना गिरावट की अति देखते, जो अति आपने देखी नहीं। तो ये तीनों रीजन ट्रिगर्ड है। लेकिन असली प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा डीपर है। डीपर कि भैया रुपया मजबूत कैसे होगा? तो देखिए, रुपए मजबूत तो तब हो जब रुपया का कोई स्ट्रॉन्ग ग्लोबल यूज हो, और कोई स्ट्रॉन्ग ग्लोबल यूज केस ही नहीं है। यूएस डॉलर दूसरों के ऊपर हावी इसलिए हो जाता है कि दुनिया का 60 to 65% ट्रेड डॉलर में होता है। डॉलर में तेल बिकता है, डॉलर में बॉन्ड है। यूएस इक्विटी मार्केट इंडिया से 12-13 गुना है, इसलिए डॉलर की स्ट्रक्चरल डिमांड हमेशा है, हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि उसको तोड़ने के लिए बात की जा रही है, बट वो इतनी स्लो है कि वो कब होगा कब नहीं होगा, सोशल मीडिया पे ट्वीट करना बड़ा आसान लगता है, बट वो इसके लिए पता है, पेट्रो डॉलर को आपको समझना होगा। अगर आप चाहते हैं कि पेट्रो डॉलर पे मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, तब आप समझेंगे कि ये डॉलर को तोड़ना नामुमकिन तो नहीं है, बट बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब आते हैं। अब यहाँ पर आरबीआई का भी एंगल देख लो। 2015 से 2024 तक आरबीआई क्या करता था? हस्तक्षेप करता था, डॉलर बेचकर रुपया खरीदता था। इस बार आरबीआई ने फ्री फ्लॉट अप्रोच ली, रुपए को मार्केट लेवल पर छोड़ा, इसलिए फॉल और भी तेज दिखा। आरबीआई के पास अभी 723 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है, और उन्होंने वॉर के बाद 12 से 15 बिलियन डॉलर मार्केट में डाले भी हैं, रुपए को 100 तक पहुंचने से रोकने के लिए। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज याद आ रही है, आपने भी सुना होगा, मनोज तिवारी ने कहा था कि हम रुपए में चलते हैं, डॉलर से क्या फर्क पड़ता है? भाई फर्क ये है कि तेल महंगा तो सब महंगा, सब महंगा, क्योंकि हम तेल मंगाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो आटा, दाल, सब्जी, मेडिसिन सब महंगा। ये है रियल इन्फ्लेशन। और आपको बता देता हूं, सीपीआई 1% बताता है कि आपका वैलेट 10 से 15% फील करता है। मतलब 1% महंगा होना, आपके पॉकेट के पैसे 10 से 15% घट जाएंगे। सिलेंडर का भाव बढ़ गया कमर्शियल वाले का, आपको पता भी नहीं चला। बहुत सारे प्राइवेट पेट्रोल पंप ने प्राइस बढ़ा दिया, आपको पता चला कि नहीं पता चला? अब मार्केट में जाके पता कर लो। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, रैम लगता है ना, सबके प्राइस बढ़ चुके हैं, सबके प्राइस में बढ़ चुके हैं। प्लस कहानी यही नहीं रुकती, एनआरआई का जो रेमिटेंस आता था वो खतरे में। क्यों? गल्फ में अटैक चल रहा है, और इंडिया को सालाना $50 बिलियन रेमिटेंस आता था, जिसमें से 30% गल्फ से। अभी वहां वॉर है, 9 मिलियन इंडियन गल्फ में। सिचुएशन बिगड़ी तो पैसा रुकेगा, रुपया और गिरेगा। अब बताओ, कैश में रखा पैसा घट रहा है, एफडी में 7%, टैक्स के बाद वो बनता है 5%, इन्फ्लेशन है 8%, 9%। अब आप क्या हो रहे हैं? आप अपने पैसे में आग लगा रहे हैं। ये बात अलग है कि रुपया गिरने से कुछ सेक्टर को फायदा होता है, जैसे आईटी डॉलर में कमाते हैं, रुपए में खर्च करते हैं, फार्मा को फायदा होता है, तो नुकसान भी है ऑयल एंड गैस को, एविएशन को, एफएमसीजी को, पेंट को, केमिकल। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि चाइना ने 2013 में जानबूझकर अपनी करेंसी युआन को डीवैल्यू किया था ताकि एक्सपोर्ट सस्ते लगे। इंडिया भी यही लॉजिक अपना रहा है, कहा जा रहा है, और तरीका गलत नहीं है, बट फिर से हम एक्सपोर्टर तो बने, हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़े, तब ये लॉजिक चाइना की तरह काम करेगा। यानी अगर हमें हमारे रुपए की वैल्यू सच में बढ़ानी है और परमानेंट प्रॉब्लम को सॉर्ट करना है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हाउस हैं, सरकार की पॉलिसी सब मिलके ऐसी आनी चाहिए कि हमारा एक ही टारगेट हो कि किसी भी सूरत में हमें एक्सपोर्टर बनना है और हमें इंपोर्ट की डिपेंडेंसी घटानी है। तो वो जब बीच का मार्जिन गैप खत्म होगा ना, तभी जाके रुपया इतना कमजोर होना रुकेगा। क्योंकि ये जो अब आते हैं स्टॉक मार्केट की बात ना, क्योंकि सब लोग कहेंगे इतनी बात कर ली स्टॉक मार्केट की तो बताइए। क्योंकि एक चीज जान लेना,
स्टॉक मार्केट मजबूत तभी होगा जब रुपया मजबूत होगा, और रुपया मजबूत नहीं होगा तो वो 2-4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। सिंपल, क्रूड तेज, रुपया कमजोर, स्टॉक मार्केट गिरेगा। तो ओवरऑल होने के लिए रुपया मजबूत होना बहुत जरूरी है, और ये अपने आप में सिंगल हैंड ऐसा है कि सारे रीजन पर भारी है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जैसा तो बता ही दिया कि क्या होगा, बट पॉइंट ये होता है कि मार्केट काफी गिरा है, 22,000 के करीब, तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलता ही मिलता है। कैसे? पाकिस्तान का KSE इंडेक्स देखो, करेंसी गिरी, मार्केट ऊपर गई ना, क्योंकि स्टॉक एसेट है। इन्फ्लेशन के साथ एसेट की कीमत बढ़ती है। आज निफ्टी 22,000 है, 3 से 5 साल के बाद निफ्टी कहाँ देखते हो? कमेंट में बता दो ईमानदारी से, 16,000 देखते हो कि 30,000 देखते हो? बस उसी में सारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। उसके बाद ग्लोबल ETF में जरूर इन्वेस्ट करो, इंडिया में बैठकर ग्लोबल ETF में पैसा लगाओ। अब कहोगे कैसे? तो आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन। तो ग्लोबल ETF का एक्सपोजर होना चाहिए, गोल्ड का एक्सपोजर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा कि इंडिया में भी लगा, फॉरेन में भी लगा, गोल्ड सिल्वर में भी लगा, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और ये FD के चक्कर में जाओगे तो पैसा खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन जहां पे रुपया 3 कारण से गिरा: ट्रम्प के टैरिफ, वॉर और FII का निकलना। रीजन सिर्फ यही है कि हम नेट इम्पोर्टर हैं और रुपए की कोई दूसरे कंट्री वालों को वैल्यू नहीं है, डॉलर को वैल्यू है। तो हमें कहीं ना कहीं इस बैलेंस को खत्म करना पड़ेगा, और जब तक इंडिया नेट इम्पोर्टर नहीं बनता है, रुपए में दबाव रहेगा। और अगर ये वॉर ज़्यादा लंबा चला तो रुपया 100 भी हो जाएगा, 105 भी हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है, पहले 105 होगा या 85? कमेंट में बता दीजिए, और वीडियो से सीखा हो तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।